हरियाणा के आईपीएस अधिकारी वाई पूरन कुमार की आत्महत्या के मामले पर सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने इस घटना को बेहद गंभीर बताते हुए कहा कि आरोपों की प्रकृति और आरोपियों के स्तर को देखते हुए केवल निष्पक्ष और स्वतंत्र जांच से ही न्याय संभव है। उन्होंने कहा कि मृतक अधिकारी के परिवार की संतुष्टि और प्रशासनिक व्यवस्था पर जनता का भरोसा इसी निष्पक्ष जांच पर निर्भर करता है। हुड्डा ने सरकार से मांग की कि इस प्रकरण की जांच पूरी पारदर्शिता के साथ की जाए ताकि सच सामने आ सके। इस मामले में इतना गंभीर विषय है, जिस तरह के आरोप लगे हैं और जिस तरह के आरोपी, न्याय होना चाहिए। और न्याय तब होगा जब निष्पक्ष जांच होगी और परिवार की संतुष्टि होगी, तभी देशवासियों की संतुष्टि होगी इस जांच प्रक्रिया से। जांच निष्पक्ष हो और ये संदेश जाए कि कोई इस जांच को प्रभावित नहीं कर पा रहा, क्योंकि इसमें बड़े पदों पर बैठे लोगों को आरोपी के रूप में जो सुसाइड नोट के आधार पर पुलिस कंप्लेंट दर्ज कराई गई है उसमें शामिल किया गया। इसीलिए ये महत्वपूर्ण है कि पूर्णतः जांच किसी भी संदेह के घेरे से ऊपर हो, तभी सिस्टम में विश्वास बना रहेगा। उस मांग को हम दोहराते हैं, निष्पक्ष जांच हो, स्वतंत्र जांच हो, ताकि जांच में दूध का दूध पानी का पानी हो। जो भी दोषी पाया जाए उसके खिलाफ सजा, कड़ी से कड़ी सजा दिलाए सरकार, और जो निर्दोष पाया जाए, कोई बेगुनाह हो, उस पर आंच ना आए। यही न्याय की प्रक्रिया देशवासी देखना चाहिए। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता भूपेश बघेल ने रेत चोरी और धान खरीद को लेकर सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कलेक्टर कॉन्फ्रेंस में स्वयं सरकार ने स्वीकार किया कि रेत चोरी जारी है और उसे रोकने में नाकाम रही है। ये विभाग मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के अधीन है, जो इसे संभाल नहीं पा रहे हैं। बघेल ने आरोप लगाया कि पिछले साल का धान अब तक पूरी तरह नहीं उठाया गया है। उन्होंने सरकार से पूछा कि कितना धान उठाया गया, कितने डीओ जारी हुए और कितना अनाज अभी केंद्रों में बचा है। पहली बात तो ये है कि कलेक्टर कॉन्फ्रेंस में सरकार ने स्वीकार किया कि रेत चोरी हो रही है और रोकने में वो असफल है, और ये विभाग विष्णुदेव साय के पास, उसके पास है, तो उसका विभाग उसे समझ नहीं रहा। दूसरी बात यह है, पिछले साल का धान आज तक के उठ नहीं पाया है। बताना चाहिए कितना धान उठा है, कितना डीओ कटा है और कितना अभी फड़ में है, धान संग्रहण केंद्र में है, खरीदी केंद्र में है, ये बताना चाहिए। अब वो कलेक्टर को जिम्मेदार बता रहे हैं। सवाल इस बात का है, नियम तो सरकार ने बदले। जो धान उठाओ 72 घंटे में हो जाना चाहिए था, भुगतान 72 घंटे में हो जाना चाहिए, ये हमारे समय का नियम था। अब उसको आपने बढ़ा दिया, 3 महीने तक कर दिया, तो कलेक्टर क्या करेगा? अपने सर में लाद के ले जाएगा धान को। कलेक्टर जिम्मेदार होगा। हिम्मत है एक कलेक्टर का ट्रांसफर करने का? ननके राम कमर धरने में बैठ गया है, कलेक्टर ट्रांसफर नहीं कर पाया विष्णुदेव। सीनियर मंत्री कहने से स्थानांतरण नहीं कर पाया। अब ये क्या कर लेगा? अभी तो है, चलो एक आध कलेक्टर को टांगे वाला, अभी धान नहीं उठा हुआ है, एक आध अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई करके बता दे विष्णु को। कल मैंने सवाल किया कि फर्जी दस्तावेज तैयार करके, ये उसी विभाग है विष्णुदेव जी की, EOWACP ही उसी विभाग है, और वो षड्यंत्र कर रहा है और स्पष्ट हो गया है। कोर्ट ने नोटिस कर दिया है, कार्रवाई करके बताए। हिम्मत। जन सुराज पार्टी के प्रवक्ता पवन कुमार वर्मा ने राजद नेतृत्व पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि राजद वास्तव में एक परिवार द्वारा संचालित पार्टी है और अंबायानी मुस्लिम यादव एकता की बातें सिर्फ दिखावा हैं। वर्मा के मुताबिक तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार सिर्फ इसलिए हैं क्योंकि वे लालू यादव के बेटे हैं। उन्हें न यादवों की परवाह है न मुसलमानों की। उन्होंने आरोप लगाया कि 18 साल सत्ता में रहने के बावजूद बिहार सबसे पिछड़ा और गरीब राज्य बना हुआ है।
तेज प्रताप यादव को भी मंत्री पद विरासत के आधार पर मिला है। ये देखिए, असल में राजद जो है वो एक परिवारवाद की पार्टी है। ये जो वो कहते हैं ना MY मुस्लिम यादव, ये सब ढकोसला है। तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री के प्रत्याशी इसीलिए हैं क्योंकि वो लालू यादव के बेटे हैं। ना उनको यादव की कोई परेशानी या है ना मुसलमानों की। इसीलिए तो आज भी बिहार 18 साल से वो हैं सत्ता में। बिहार देश का सबसे पिछड़ा और सबसे गरीब प्रदेश है। तो ये तो परिवारवाद की पार्टी है। वो बन गए उप मुख्यमंत्री नीतीश जी के नीचे, और उनके भाई जिनके बारे में आपने शायद सुना होगा कि शायद उनका मानसिक संतुलन भी संशय में है, वो भी एक मंत्री बन गए थे केवल इसलिए क्योंकि वो लालू यादव जी के बेटे हैं। तो इसलिए परिवार में मतभेद हो जाए, लड़ाई हो जाए, एक भाई अलग पार्टी बना ले, उससे बिहार की जनता का कुछ लेना देना नहीं। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर रालोद नेता मलूक नागर ने महागठबंधन पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि एनडीए को सीट बंटवारे में कोई मुश्किल नहीं हुई और भाजपा जदयू बराबर सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुके हैं। इसके उलट बिहार में तथाकथित भारत गठबंधन के घटक दलों के बीच सीटें तय करने को लेकर अंदरूनी लड़ाई चल रही है। नागर के अनुसार ये स्थिति महागठबंधन की एकजुटता पर सवाल खड़ा करती है और चुनावी तैयारियों में उनकी कमजोरी को उजागर करती है। जबकि एनडीए ने समय रहते अपना बंटवारा स्पष्ट कर दिया। कि सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि एनडीए में बिहार में भी दूसरे प्रदेशों की तरह कोई दिक्कत नहीं हुई। आराम से सीटों का बंटवारा हो गया। 2 सीट 4 सीट किसकी ज्यादा किसकी कम, पर आम सहमति बनकर डिक्लेयर हो गया। और सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन की सभी प्रदेशों की तरह बिहार में भी ऐसा लगता 100% लड़ाई होगी और बंटवारे से पहले ही या चुनाव से पहले ही इनकी सीट दूसरे प्रदेशों की तरह नहीं बंट पाएंगी, क्योंकि चीफ मिनिस्टर कांग्रेस ने डिक्लेयर नहीं करा। और फिर तेजस्वी यादव जी ने अकेले फिर पूरी यात्राएं निकाली और 1940 के बाद पहली बार CWC की मीटिंग कांग्रेस ने वहां रखी। और अभी भी चीफ मिनिस्टर के नाम पे तेजस्वी यादव का कांग्रेस नाम नहीं ले रही है। कांग्रेस का कहीं ना कहीं आकलन में ऐसा लगता है कांग्रेस को कि उसकी सीटें ज्यादा आएंगी, चीफ मिनिस्टर उसी का बनेगा। तो बिल्कुल ठीक उसी तरह होगी जिस तरह यूपी में बाई इलेक्शन में अखिलेश जी ने 10 में से कांग्रेस 4 पड़ी हुई थी और 1 सीट भी नहीं दी थी। तो अब तो देखना यह है कि सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन का बंटवारा सीटों का कब होगा बिहार में, और नॉमिनेशन शायद आज कल में स्टार्ट है। कर्नाटक के मंत्री प्रियांक खड़गे द्वारा आरएसएस की गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाने की मांग को लेकर राजनीति गर्मा गई है। इस मुद्दे पर प्रतिक्रिया देते हुए शिवसेना सांसद संजय राउत ने कहा कि अगर देश के पहले गृहमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल प्रधानमंत्री बने होते तो आज आरएसएस और भाजपा का गठबंधन अस्तित्व में ही नहीं होता। राउत के इस बयान को भाजपा पर सीधा हमला माना जा रहा है। उन्होंने कहा कि आरएसएस की विचारधारा देश को बांटने वाली है और इसीलिए उस पर सवाल उठाना और बहस करना लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए जरूरी है। देखिए, ये जो भूमिका है आरएसएस में बंदे डालने की, वो सरदार पटेल की भूमिका है। और सरदार पटेल का सबसे बड़ा स्टैच्यू नरेंद्र मोदी जी ने गुजरात में बनाया। उनके आदर्श हमारे भी, ये सरदार पटेल जी की भूमिका है जो आदर्श नरेंद्र मोदी जी के, कि आरएसएस पर बंदी आनी चाहिए। अगर सरदार पटेल प्रधानमंत्री बनते तो मैंने ऑन रिकॉर्ड पार्लियामेंट में कहा, अगर सरदार पटेल जो बार बार बोलते हैं ना, नेहरू नहीं सरदार पटेल प्रधानमंत्री बनने चाहिए थे, अगर सरदार पटेल प्रधानमंत्री बनते तो ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी का जन्म भी नहीं होता और ना उनकी पैदाइश वहीं रुक जाती थी ना। पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव ने बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस की प्राथमिकताओं पर बयान दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के लिए सीटों की संख्या मायने नहीं रखती, बल्कि राहुल गांधी और पार्टी की विचारधारा महत्वपूर्ण है। पप्पू यादव के अनुसार कांग्रेस का उद्देश्य महागठबंधन की जीत सुनिश्चित करना और बिहार को बचाना है। उन्होंने जोर देकर कहा कि पार्टी व्यक्तिगत सीट गणना में उलझने के बजाय साझा लक्ष्य और राज्य के व्यापक हितों पर ध्यान दे रही है।
उनका ये बयान महागठबंधन में कांग्रेस की प्रतिबद्धता और चुनावी रणनीति को रेखांकित करता है। भैया, एनडीए 2 दिन नॉमिनेशन के बाद इतनी बड़ी सरकार और हाथी के दिखाने के दांत कुछ खाने के कुछ हो गया। आपने उपेंद्र कुशवाहा जी का पोस्ट देखा? अब मांझी जी ने कहा कि एनडीए ने अपना नुकसान कर लिया। तो मांझी जी पारखी आदमी है। अब मांझी जी समर्पित है नीतीश कुमार जी के प्रति। नीतीश कुमार को फिनिश करने में उन्हीं के विभीषण लोग लगे हुए हैं। निशांत जी को नहीं आना है, रोकना है हर कीमत पर, तो आना तो है। तो इसलिए महागठबंधन के बारे में छोड़ दीजिए चिंता आप लोग। महागठबंधन बिल्कुल स्मूथ, कंप्लीट महागठबंधन के पक्ष में पूरा का पूरा जनता मैं देख रहा हूं कि गरीब गुरबा खड़ा हो गया, कांग्रेस के साथ खड़े हो गए। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर एनडीए में सीट बंटवारे पर चल रही हलचल पर राजद प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने भाजपा पर निशाना साधा। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी और आरएलएम अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा के हालिया ट्वीट का हवाला देते हुए तिवारी ने कहा कि सबने देखा है कैसे भाजपा ने अपने ही सहयोगियों को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया है। उनके मुताबिक एनडीए में सहयोगियों की कोई स्वतंत्र भूमिका नहीं बची है और भाजपा अपनी शर्तें थोप रही है। तिवारी का ये बयान महागठबंधन की ओर से भाजपा पर सीधे हमले के रूप में देखा जा रहा है। एनडीए की नाव डूबेगी। एनडीए में अभी आगे आगे देखिए सिर्फ फुटबॉल होगा। अब तो जेडीयू को बीजेपी ने बराबरी पर लाया है। चुनाव के बाद जेडीयू को समाप्त करेगी और जो छोटे दल थे, आदरणीय जीतन बाबू मांझी जी, आदरणीय श्री उपेंद्र कुशवाहा जी, सबको हैसियत बता दी और स्वाभिमान की रक्षा नहीं कर सकते सम्मान की कुर्सी के खातिर, तो फिर सिर्फ रोना रोने से कुछ नहीं होगा। सब लोगों ने देख लिया कि किस तरह से घुटने पर ला दिया अपने सहयोगियों को बीजेपी। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के प्रमुख और उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने भाजपा पर तीखा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि बिहार भाजपा नेताओं ने केंद्रीय नेतृत्व को गलत फीडबैक दिया है, जिसकी सजा जनता को भुगतनी पड़ेगी। राजभर ने कहा कि उपचुनाव के दौरान भाजपा नेताओं ने साथ मिलकर भविष्य में चुनाव लड़ने का वादा किया था, लेकिन अब वे उससे पीछे हट गए हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि उनकी पार्टी स्वतंत्र है और अब वे अपना मोर्चा बनाकर बिहार में चुनाव मैदान में उतरेंगे। कि बिहार के नेताओं ने, जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, उन लोगों ने केंद्रीय नेतृत्व को गलत फीडबैक दिया है, तो उसकी सजा तो बिहार के लोगों को मिलेगी। जब बाई इलेक्शन था 2 सीटों पर, हमने तरारी और रामगढ़ पर्चा भरा, तो वहाँ के प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप जायसवाल, विनोद तावड़े जी जैसे लोग, जेपी नड्डा जी जैसे लोगों ने कहा कि नहीं, आगे आने वाले दिनों में हम लोग मिलकर चुनाव लड़ेंगे। अब वो बात भूल गए लोग। खैर कोई बात नहीं, पार्टी है, स्वतंत्र हैं हम लोग। बिहार में हम लोग क्षेत्रीय पार्टी बात हो रही है, भागीदारी पार्टी से बात हो रही है, और हमारी सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी है, और लोगों से बात कर रहे हैं। एक मोर्चा बना करके हम लोग वहां चुनाव लड़ेंगे। महाराष्ट्र में मनसे प्रमुख राज ठाकरे और शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे की मुलाकात पर भाजपा विधायक राम कदम ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि इस मामले पर भाजपा पहले ही स्पष्ट कर चुकी है कि कौन सी पार्टियां महायुति में शामिल होंगी और कौन नहीं, और ये उनका स्वतंत्र फैसला है। कदम ने जोर देकर कहा कि महाराष्ट्र में हम 3 पार्टियां महायुति के रूप में एकजुट हैं और स्थानीय से लेकर राज्य स्तर तक सभी चुनाव मजबूती से लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि हमारी रणनीति पूरी तरह प्रदर्शन के आधार पर तय होगी और गठबंधन के भीतर तालमेल कायम रहेगा। देखिए, इस विषय में हम इसके पूर्व भी कह चुके हैं कि कौन दल साथ में आते हैं नहीं आते हैं, उन दलों का अपना निजी फैसला है। पर रहा सवाल महाराष्ट्र में हम 3 दल संघ है, महायुति के तौर पर हम मजबूती के साथ सारे चुनाव लड़ेंगे, वो बीएमसी का हो या राज्य में अन्य चुनाव हो, सभी जगहों पर काम के आधार पर हम चुन करके आएंगे। रहा सवाल ठाकरे ब्रांड, ये कह रहे हैं
स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे ये ब्रांड कहलाते हैं। बिल्कुल। और वो ब्रांड तो अब आदरणीय एकनाथ शिंदे जी के साथ है। और रहा सवाल दूसरे ब्रांड का क्या था, तो बीएसटी के चुनाव में देख लिया, पूरी तरह से लोगों ने उनका बैंड बजा दिया। तो इसलिए भले बैठक करे, उनका मेल हो, मिलन हो, तो हमारी शुभकामनाएं उसे, पर उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।